हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच में संपूर्ण स्थान पर परावैद्युतांक के वाले परावैद्युत पदार्थ पूरी तरीके से भर देने पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, बात करते हैं यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ की। साधारणतः परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो अचालक होते हैं और वो ध्रुवित या अध्रुवित दोनों प्रकृति के हो सकते हैं। अर्थात परावैद्युत जो होते हैं, परावैद्युत परावैद्युत ये दरअसल दो प्रकार के हो सकते हैं, ध्रुवित ध्रुवित तथा अध्रुवित अध्रुवित। अब देखिए यहां पे बनाते हैं, मान लीजिए हमारा ध्रुवित माध्यम है इस तरीके से परावैद्युत का, और यहाँ पे अध्रुवित पदार्थ ले लेते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो ध्रुवित के अंदर होता यह है कि जो अणु होते हैं वो ध्रुवित तो होते हैं लेकिन वो अनियमित अवस्था में इस तरीके से परावैद्युत के अंदर रहते हैं और इनकी वजह से कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। जैसे इधर ऋण इधर धन, इधर ऋण इधर धन, इधर धन इधर ऋण, इधर ऋण इधर धन, धन ऋण, ऋण धन, धन ऋण, ऋण धन, धन ऋण। इस तरीके से अनियमित रूप से वो व्यवस्थित होंगे परावैद्युत पदार्थ के अंदर। वहीं जो अध्रुवित होते हैं वो साधारण अणु हैं इस तरीके से, जिनमें कोई भी ध्रुवण नहीं है। ध्रुवण का मतलब यह है उनमें कोई दो ध्रुव नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें किसी भी एक अणु को, इस तरीके से होगा, एक हिस्सा उसका धन आवेशित है, एक हिस्सा ऋण आवेशित है। लेकिन अगर आप इसका देखेंगे तो इसका कोई भी हिस्सा धन आवेशित है, ऋण आवेशित नहीं है। ये अणु पूर्णतया उदासीन है, न ही ये एक ध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है। ये कोई द्विध्रुव नहीं है, इसमें कोई भी ध्रुवण नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इन पदार्थों के ऊपर बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। तो यहां बना लेते हैं ध्रुवित वाला इस तरीके से। देखिए इस ध्रुवित वाले के ऊपर पहले यहाँ कुछ अणु बना लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक बाहर से विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं इस तरीके से। ये कोई बाहर से लगाया गया विद्युत क्षेत्र है ई। क्या होगा पता है? ये जो अणु है वो दरअसल विद्युत क्षेत्र के दिशा में व्यवस्थित होने की कोशिश करेंगे, तो बाद में इनकी व्यवस्था इस तरीके से हो जाएगी। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से वो सज जाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से व्यवस्थित अवस्था में हो जाएंगे सारे के सारे। ऊपर थोड़ा ठीक से बना लेते हैं इस तरीके से। देखिए विद्युत क्षेत्र जो बाहर से हमने लगाया है वो इस तरीके से है। बाहर से विद्युत क्षेत्र जो लगा है ई, होता ये है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर ऋण होगा, इधर धन, ऋण धन, ऋण धन, ऋण धन। तो इधर आप देखें तो एक ऋण परत बन गई इस तरीके से, ऋण परत, ठीक है। वही यहाँ पे होगा ऋण धन, ऋण धन, ऋण धन। देखिए बीच वाले जो अंदर वाले जो ऋण धन है वो अपने पास वाले ऋण धन की वजह से उनका कोई प्रभाव नहीं है, उनका कोई कुल विद्युत क्षेत्र नहीं है। लेकिन जो ये किनारे वाले हैं, जैसा ये ऋण आवेशित परत है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र भी होगा। यहाँ पे ऋण होगा और यहाँ पे धन होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इधर बन जाएगा धन परत। क्या बन जाएगा? धन परत, धनात्मक परत। क्योंकि पहले जो परावैद्युत पदार्थ था उसमें अपने से उसके द्वारा कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, लेकिन अब लगाने के बाद बाहर से जब विद्युत क्षेत्र आपने लगाया था, दो परतें बन गई, धन परत की वजह से और ऋण परत की वजह से, दोनों की वजह से इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा अंदर। तो इन आवेशों को हम प्रेरित आवेश बोलेंगे और इस प्रक्रिया को हम परावैद्युत ध्रुवण बोलेंगे, जिसकी वजह से परावैद्युत ने खुद अपने अंदर एक विद्युत क्षेत्र बना दिया जिसको हम ई आई बोल देते हैं। अब अगर इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर आप प्रभावी विद्युत क्षेत्र लिखोगे, प्रभावी विद्युत क्षेत्र, तो वो दरअसल हो जाएगा बाहर से आपने जितना लगाया है ई ऋण, प्रेरित विद्युत क्षेत्र ई आई, दरअसल ये होगा ई भागे के बराबर, जहां के है परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक।
बिल्कुल इसी की तरीके से अगर यहाँ पे आप अध्रुवित लेते हैं परावैद्युत, इसमें परमाणु इस तरीके से, उनमें कोई ध्रुवण नहीं है, इस तरीके से, इस तरीके से, और आप बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाते हैं इस तरीके से, मान लीजिए आप ई लगाते हैं, तो क्या होगा, जो ये अणु है इस तरीके से, जो इसका धन आवेशित भाग है उसके ऊपर इधर बल लगेगा, ऋण आवेशित भाग के ऊपर इधर बल लगेगा। धन आवेशित भाग के ऊपर लगने वाला बल F धन बोल देते हैं, ऋण आवेशित भाग के ऊपर लगने वाला बल F ऋण बोल देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अणु का ध्रुवण हो जाएगा, ये अणु परिवर्तित हो जाएगा इस तरीके से, धन आवेशित भाग इधर, ऋण आवेशित भाग इधर। तो यहाँ पे अवस्था बिल्कुल पहले की तरह बन जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी चीज को उठा के इधर रख लेता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि दो परत बन गए, और यहाँ पे जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र होगा वो भी यहाँ पे बदल जाएगा। प्रभावी विद्युत क्षेत्र जो होगा, प्रभावी विद्युत क्षेत्र, उसको लिखा जाएगा यहाँ पे, जो आपने बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया है ई ऋण, जितना प्रेरित हुआ है विद्युत क्षेत्र ई आई, किसके बराबर होगा ये, ई भागे के। तो आपने यहाँ पे देखा कि दोनों ही अवस्थाओं में पहले जो अणु था प्रेरित ध्रुवित वाली अवस्था में तो वो पहले से ध्रुवित था, लेकिन जो पूरा परावैद्युत पदार्थ है उसमें कोई ध्रुवण नहीं था, अथवा उसके द्वारा कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था, उसमें कोई ध्रुव नहीं थे। वहीं अध्रुवित वाले में भी अणु ध्रुवित नहीं थे और पूरा परावैद्युत पदार्थ के पास भी कोई ध्रुव नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया तो दोनों ही स्थितियों में परावैद्युत पदार्थ के दोनों तरफ धन एवं ऋण आवेश प्रेरित हो गए, अर्थात दो ध्रुव बन गए पदार्थ के। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परावैद्युत ध्रुवण। कुछ चीजें और यहाँ पे समझ लीजिए। मान लीजिए एक समांतर प्लेट संधारित रही इस तरीके से, प्लेट का क्षेत्रफल a है, प्लेट के बीच की जो दूरी है वो d बोल देते हैं। तो इसकी जो धारिता है c, उसको लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट a भागे d के बराबर। ये हो गई इसकी धारिता। यहाँ पे प्लेटों के बीच में इस तरीके से विद्युत क्षेत्र होगा, उसको हम E बोल देते हैं। प्लेटों के बीच में विभवांतर अगर V है तो E को लिखा जाएगा VE बराबर V भागे D, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि V होगा E गुणे D, विभवांतर विद्युत क्षेत्र गुणे D। प्लेटों के ऊपर Q और ऋण Q आवेश ले लीजिए, तो Q बराबर लिखा जा सकता है CV के बराबर। तो इन मुख्य धारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल देखिए, प्रश्न के प्रथम भाग में पूछा जा रहा है कि परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। तो उस चीज को हमने यहाँ पे समझ लिया। परावैद्युत चाहे ध्रुवित प्रकार का हो चाहे अध्रुवित प्रकार का हो, पहले जब उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया है तो उसमें कोई ध्रुव नहीं है, परावैद्युत पदार्थ के अंदर उसके द्वारा ध्रुव नहीं है, उसमें ध्रुव नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाते हो, परावैद्युत किसी भी प्रकार का हो, उसमें दो ध्रुव आ जाते हैं, धन और ऋण। इस प्रक्रिया को बोलते हैं परावैद्युत ध्रुवण। फिर बात करते हैं दूसरे वाले भाग की। तो पूछा जा रहा है यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में संपूर्ण स्थान पर के परावैद्युत वाला पदार्थ पूरी तरीके से भर दें तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र रही इस तरीके से, अभी प्लेट के बीच में निर्वात है, इधर Q इधर ऋण Q आवेश है, प्लेटों के बीच की दूरी D है, प्लेटों का क्षेत्रफल A है, बीच में यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा, उसका मान लीजिए अभी E है। तो यहाँ पे विभवांतर जो होगा उसको लिखेंगे V बराबर E गुणे D, तथा जो धारिता है उसको लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट A भागे D। अब हम क्या करते हैं कि प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भर देते हैं इस तरीके से। प्लेटों के बीच में क्या किया, परावैद्युत माध्यम भर दिया, इस तरीके से परावैद्युत माध्यम भर दिया। उसका परावैद्युत नियतांक K है। प्लेटों के ऊपर अभी भी आवेश Q और ऋण Q होगा, लेकिन अब जो यहाँ प्रभावी विद्युत क्षेत्र होगा वो बदल जाएगा। मान लीजिए अब विद्युत क्षेत्र हो गया E डैश, तो E डैश का मान लिखा जाएगा पहले जो विद्युत क्षेत्र था भागे K, क्योंकि प्लेटों के ऊपर आवेश जो है बदल नहीं रहा, तो प्लेट तो हमेशा वही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, लेकिन परावैद्युत के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र E भागे K हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने मुख्य उदाहरण देखा यहाँ पे कि प्रभावी विद्युत क्षेत्र जो है वो लगाए गए विद्युत क्षेत्र का 1/K है दोनों ही स्थितियों में। अब देखिए जो यहाँ पे विभव होगा उसको हम V डैश बोल देते हैं, तो V डैश को लिखेंगे E डैश गुणे D। तो ये कितना है, ED भागे K। ED क्या है, V है, तो V भागे K। अब बताइए यहाँ पे इस स्थिति में जो धारिता होगी उसको क्या लिख सकते हो आप,
सी बराबर, बल्कि इसको सी डैश बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू बराबर सीवी सूत्र से क्यू भागे वी डैश, क्योंकि आवेश अभी भी उतना ही है तो ऊपर क्यू लिख लिया। वी डैश कितना है, वी भागे के, तो इधर लिख लेते हैं सी डैश कितना आ रहा है, क्यू भागे वी डैश। वी डैश मतलब क्या, वी भागे के, वी भागे के, क्यू भागे वी क्या है, अगर आप इधर से देखते हो तो जब यहाँ पे प्लेटों के बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं था तब उसकी धारिता है ये। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी डैश बराबर सी के। अब सी का मान तो पता ही है, एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी, के का गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया व्यंजक जब के परावैद्युत माध्यम भरा हो प्लेटों के बीच में, उसके लिए धारिता। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।